Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar and I welcome you on my channel. You see guys, we have been trying to learn spoken English live, or I must say online, sitting at our houses and just doing some small sort of things and just practicing some small sort of things. We may improve our skills and we can speak good in English like us. हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको छोटी मोटी चीज़ों के तहत, छोटी मोटी चीज़ों के द्वारा कुछ टिप्स, कुछ हिंट्स, कुछ आइडियाज़ दे करके आपको घर पर ही ऐसी प्रैक्टिस करा दी जाए जिससे कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलना घर पर ही आ जाए. एंड इन दैट सिनेरियो वी हैव ऑलरेडी मेड फ्यू वीडियोज़. हम लोगों ने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं स्पेशली रिलेटेड टू वेरी स्मॉल स्टफ्स, कई छोटे मोटे चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़, इंट्रोडक्शंस वगैरह एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड टुडेज आई एम गोना लेट यू नो कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या करें. The thing is कि okay, it's okay that you are improving your spoken English, but what if you are trying to improve your reading English, reading skills? Suppose आपको comprehension करने की जरूरत पड़ रही है, comprehension बनाना है, competitive examination के आप students हैं, you are a student of class 9, 10th, 11 and 12th. तो CBSE बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो उसमें comprehension उसमें भी आते हैं, discursive passages, factual passages उसमें भी आते हैं. What if you want to write essays, resume, लेटर्स, एक्सपीरियंस लेटर्स, एप्लीकेशंस, अगर ये लिखना चाहेंगे तो क्या करना होगा. इफ यू रियली वांट टू रीड एंड गो थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इफ यू रियली वांट टू विजिट और वॉच इंग्लिश मूवीज, आपको वो समझ में आए, तो ऐसा पूरा करने के लिए यानी ओवरऑल इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही आज हमारा टॉपिक है. और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 5 ways टू लर्न इंग्लिश, यानी अंग्रेजी सीखने के 5 तरीके. 5 ways टू लर्न इंग्लिश, ये हमारी आज की टॉपिक है. 5 ways to learn English. Now again, as I have told you कि we are not only discussing about spoken English here. हम लोग सिर्फ spoken English के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about overall English. We are talking about overall development of English. हम लोग overall development of English की बारे में बात कर रहे हैं. तो हम कौन सी ऐसी चीजें करें जिससे कि हमारी overall English की डेवलपमेंट हो. तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो है रीड इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में पढ़ें. दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड गो अहेड. आपको ये चीज करनी चाहिए. नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड टेल मी, आप में से कई सारे लोग मुझे ये कहेंगे या बोलेंगे कि वी आर नॉट गुड एट इंग्लिश, तो हाउ कैन वी सपोज टू रीड इन इंग्लिश. हम लोग इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो हम लोग कैसे इंग्लिश पढ़ने लग जाएं. एंड इवन इफ वी आर रीडिंग इन इंग्लिश, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द मीनिंग. अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ने भी लग जाएं तो चीजें कैसे समझ में आएंगी. Things are complicated for you. आपके लिए चीजें थोड़ी जटिल हो सकती हैं, but answer is very simple to this question. इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है. The very first thing is that you need to know कि what are you interested in. सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको किस चीज में मजा आता है. You find yourself interested in क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट देखकर अच्छा लगता है. मूवीज, एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में पढ़ने अच्छा लगता है. कहानियां, आपको क्या अच्छा लगता है, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया होगा. सपोज आपको क्रिकेट की दीवानगी है, यू आर डाई हार्ड फैन ऑफ क्रिकेट, तो आप क्या करें कि क्रिकेट रिलेटेड मैगजीन्स ले लें. क्रिकेट सम्राट है, क्रिकेट वर्ल्ड है, बहुत सारे क्रिकेट से रिलेटेड मैगजीन्स आती हैं, वो ले लें बट इंग्लिश में लें और उसे पढ़ना शुरू करें. इफ यू लाइक रीडिंग स्टोरीज, तो बहुत सारे स्टोरीज बुक आती हैं, वो ले लें. बच्चों की बहुत सारी स्टोरीज बुक आती हैं. बहुत बड़े पैमाने पर शुरू ना करें, एक ही बार नॉवेल ना उठा लें, ड्रामा ना उठा लें, प्रोज पोएट्री ना लें. आप बच्चों की जो कहानी किताब आती है, स्टोरी बुक्स आती है, कॉमिक्स बुक आती है, वो आप ले लें. और इसी तरह से जो भी आपका इंटरेस्टिंग एरिया, आपको फैशंस वगैरह में इंटरेस्ट है तो फैशन वगैरह की चीज़ों से रिलेटेड मैगजीन्स ले लें, मॉडलिंग से रिलेटेड मैगजीन्स ले लें. मतलब जो अच्छा लगता है. अगर ना भी समझ में आए तो जो छोटे बच्चों की किताबें होती है ना, क्लास 2, 3, 4, 5, इस तरह की जो बुक्स होती है, आप उसे ले लें और लेकर के पढ़ना शुरू करें. जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं लेकिन कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं. स्पेशली कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको बॉदर करेंगे. तो आपके पास हमेशा 2 चीज़ें होनी चाहिए. एक तो आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी. डिक्शनरीज आपके पास 2 होनी चाहिए. एक आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी. और अगर आप मैं सजेस्ट करूं तो मैं कहता हूं कि आप साहनी ब्रदर्स की डिक्शनरी ले लें, साहनी ब्रदर्स की. लेकिन आजकल कोई जरूरत नहीं है. आजकल आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में डिक्शनरी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जिस तरह आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, आप उसी तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने मोबाइल फोन से वर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं. और साथ ही साथ आपके पास एक और डिक्शनरी होनी चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी. इसका क्या यूज है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, अगर बुक वाली डिक्शनरी लेना चाहते हैं तो भार्गवा की डिक्शनरी मार्केट में आती है, आप वो ले सकते हैं.
तो आप जब इंग्लिश पढ़ने बैठे, आपको कोई लाइन समझ में नहीं आई, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तो आपने क्या करना है, अब इस डिक्शनरी में जाना है, डिक्शनरी को एक्सेस करना है, उसमें से उस वर्ड को ढूंढना है, और वर्ड को ढूंढने के बाद उसकी हिंदी निकालनी है, हिंदी निकालने के बाद फिर से एक बार पढ़ के उसका सेंस निकालने की कोशिश करनी है। हो सकता है 70% तक ही आप पहुंचे, 30% आपका रेस्ट रह जाए, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इस तरह से करते करते आपको क्या होगा कि उसकी हिंदी समझ में आने लगेगी, यानी सेंस डेवलप हो जाएगा, और रेगुलरली पढ़ते पढ़ते एक ऐसी आदत बन जाएगी आपको कि आपको हिंदी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझने लगेंगे और आपका सेंस डेवलप हो जाएगा। आप ये तरीका अपना करके देखिए। शुरुआत में का 2-4 दिन आपको तकलीफ होगी, कोई भी चीज जब भी कोई शुरू करता है तो उसे तकलीफ होती है। मैंने भी जब पढ़ाना शुरू किया था तो ऐसा नहीं था कि मैं स्ट्रेट अवे इसी तरह कैमरे के सामने आकर के पढ़ा सकता था, या मैं बहुत बड़ी ऑडियंस को पढ़ा सकता था। एक आध 2-4 लोगों को ही पढ़ाने में हेजिटेशन होती थी, पसीने चलने लगते थे, पर्सपिरेशन होता था। लेकिन आज क्या हो गया कि जिस मोड में चाहूँ स्पीड पढ़ा सकता हूँ, स्लो चाहूँ स्लो पढ़ा सकता हूँ, 200-300 स्टूडेंट्स हो तो भी गुड है, 2 स्टूडेंट्स हो तो भी गुड है, एडजस्ट करना आ गया है, और अब थ्रू आउट मैंने चीजों को संभालना सीख लिया। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। आप शुरुआत करें और धीरे धीरे आपको उसके ऊपर पकड़ हो जाएगी। अब इसमें एक और आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो वर्ड्स ढूंढेंगे उन वर्ड्स को क्या करें, आप नोट डाउन कर लें, कहीं पे उसकी मीनिंग के साथ नोट डाउन कर लें, और धीरे धीरे हर एक 2-3 दिन पर उसको क्या है पलट पलट कर केवल देखें। अपने पेजेस को बस एक आध दो बार रिव्यू करते रहें। आप देखेंगे कि आपको वर्ड्स को रटने वाली बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बहुत सारे वर्ड्स हम लोग याद करते हैं लेकिन याद करने के बाद उसे भूल जाते हैं, तो उसका ऐसा क्यों होता है और क्या तरीका है कि वर्ड्स को रेगुलर याद रखा जाए। तो मैंने उसको जो सोल्यूशन, उन लोगों को जो सोल्यूशन बताया, मैं आपको भी वही बता रहा हूँ। ये देखें, हम वर्ड्स क्यों भूलते हैं, पहले तो ये जाने क्या लॉजिक है उसके पीछे। लॉजिक ये है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे आप 1 बार या 2 बार करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सीखा है 1-2 बार कुकिंग करना, बट जब भी मैं कुकिंग करता हूँ उसके बाद फिर मैं बहुत लंबा गैप ले लेता हूँ। कभी साल में एक बारी, कभी 2 साल में एक बारी बनाया, तो कहाँ से वो याद होगा यार, कैसे क्या विधि थी, क्या प्रोसेस था, क्या मटेरियल्स चाहिए थे, क्या इंग्रेडिएंट्स थे, वो सब याद नहीं रहता। लेकिन दोबारा कोई बनाता है तो लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। वही बात सारे लोगों के साथ होती है। हम लोग जब वर्ड्स याद करते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उसे याद तो कर लिया लेकिन फिर उसे कहीं यूज नहीं करते, और यूज नहीं करते, बस 1 बारी 2 बारी रट्टा मार लिया, काम खत्म किया, और उसके बाद फिर जाकर के जब उसका कभी यूज मिला तो शॉक्ड हो जाते हैं, यार मैंने याद तो करा था लेकिन याद नहीं आ रहा। तो ये आपको 2-3 दिन पर पलट पलट करके देखने से क्या होगा कि वो फ्रेश होता रहेगा मेमोरी में। आपको उसको फिर से पढ़ना नहीं है, पूरा याद नहीं करना, बस एक बार सरसरी निगाहों से उसे क्या करना है, देख जाना है। हर 2-3 दिन पे 1 पेज 2 पेज आप जो लिखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उसको बस देखते जाइए। और रेगुलर पढ़ने से क्या होगा ना कि जो वर्ड आज आपने ढूंढा ना, हो सकता है कि 3 दिन बाद फिर कोई पैसेज पढ़ रहा है, फिर कोई कहानी पढ़ रहा है, फिर कोई चीज पढ़ रहा है और वो वर्ड आपके सामने आ गया, तो आप उसे भूलेंगे नहीं। देखिए मूवीज वगैरह भी देखने से यही बेनिफिट होता है कि अगर आप रेगुलर वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आप कभी अपना नाम क्यों नहीं भूलते हो? सीधा सा लॉजिक ये है, इसलिए नहीं भूलते हो क्योंकि आप अपने नाम को न जाने कितनी बार बोलते रहते हो, कितनी बार लोगों को बताते हो, लोग आपके सामने प्रोनाउंस करते हैं, आप अपना अकाउंट देखते हो, ये करते हो वो करते हो। इस तरह की चीजें जो बार बार आप प्रैक्टिस करोगे कभी नहीं भूलोगे। वही हाल आपके साथ उनके साथ भी है कि अगर आपको वर्ड्स याद रखने हैं तो वर्ड्स को प्रैक्टिकल यूज में लाना सीखिए। प्रैक्टिकल यूज में कैसे आएंगे? पहला तो आदत यही होगा कि रेगुलरली उसको पढ़ना शुरू कर दे। कोई भी इंग्लिश की चीज रेगुलरली पढ़ेंगे तो घूम फिर करके वो वर्ड्स कहीं ना कहीं आएंगे और रेगुलर यूज में रहने लगेंगे, तो आपकी मेमोरी में वर्ड्स हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। देखिए डिक्शनरी और वोकैबुलरी में भी एक फर्क होता है। दोनों का वर्ड हिंदी होता है शब्दकोश। देखिए ये तो रहा हमारा डिक्शनरी, इसकी हिंदी होती है शब्दकोश। शायद यहाँ नहीं दिख रही होगी आपको, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, इसकी हिंदी होती है शब्दकोश। लेकिन शब्दकोश एक और वर्ड की भी हिंदी होती है और वो है हमारी वोकैबुलरी, VOCABULARY। इसे शॉर्ट में लोग वोकैब भी कहते हैं। तो वोकैबुलरी और डिक्शनरी में क्या फर्क है? तो दोनों का डेफिनेशन एक बार मैं बता दूं, पहले समझ लें। डिक्शनरी का डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन ए बुक कॉल्ड डिक्शनरी। मतलब शब्दों का संग्रह उनके अर्थ के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके किसी किताब में जब दिया जाए तो वो है डिक्शनरी। बट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन योर मेमोरी इज कॉल्ड वोकैबुलरी। लेकिन जब शब्दों का ज्ञान आपके दिमाग में हो, आपको वर्ड्स याद रहने लगे, तो वो कहलाएंगे वोकैबुलरी। किताब में शब्दों का ज्ञान, शब्दों का कलेक्शन डिक्शनरी, लेकिन आपके दिमाग में शब्दों का कलेक्शन वोकैबुलरी। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो आपको अपनी डिक्शनरी रिच नहीं करनी है, आपको अपनी वोकैबुलरी रिच करनी है, अपने वर्ड्स का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, सेट ऑफ वर्ड्स बढ़ाना है। एक बात आप दिमाग में अच्छी तरह से डाल लें कि इंग्लिश में आज के डेट में 8 लाख से ज्यादा शब्द हैं। देयर आर मोर देन 8 लाख वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी दीस डेज। आप उतना ज्यादा तो याद नहीं कर सकते, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जितनी चीजें हो सके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें याद रहनी शुरू हो जाएंगी और इससे आपका इंग्लिश का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा।
दूसरी चीज जो आपको करनी है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए वो है राइट इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में लिखना। यू सी, जब भी हम इंग्लिश पढ़ेंगे या कुछ और करेंगे उससे कहीं ज्यादा हमारा जो दिमाग क्रिएटिव होता है ना वो होता है राइट इन इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश बोलने के दौरान, सॉरी इंग्लिश लिखने के दौरान। क्योंकि लिखने के दौरान आदमी का दिमाग ऑटोमेटिक काल्पनिक हो जाता है, इमेजिनेटिव हो जाता है, कुछ कवि टाइप का बन जाता है, कुछ शायर टाइप का बन जाता है। तो आपको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करनी है। अब आप मुझसे कहोगे कि आप कह रहे कवि हो जाता है, शायर हो जाता है, तो क्या मैं कवि बन जाऊं, राइटर बन जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं करना आपको यार, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब ये आता ही नहीं उतना अच्छे से तो आप लिखोगे कहाँ से कवि और शायर की तरह? आपको नॉर्मल सी चीजें करनी है, जैसे कि सपोज करो आप अपनी एक डेली डायरी बना लो और उसमें डेली रूटीन लिखना शुरू कर दो। मॉर्निंग से लेकर के रात को सोते वक्त तक आज आपने दिन में क्या क्या किया उस सारे चीजों को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। शुरू में हो सकता है आपसे बिल्कुल नहीं हो, तो आप क्या करो, पहले उसको हिंदी में सोचो या पहले कहीं हिंदी में रफ कर लो और फिर उसकी इंग्लिश करो। उसमें से भी बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, बट ग्रेजुअली किसी से हेल्प लेकर के, कुछ पढ़ करके, हम लोग जैसों के क्लासेस कर करके आपको बहुत सारी मोटिवेशनल्स मिलेंगी, बहुत सारी गाइडलाइंस मिलेंगी, आइडियाज मिलेंगी और आपको वो चीजें लिखनी भी आ जाएंगी। अब सपोज लिखने के दौरान भी आपके साथ ये इश्यू आती है कि आपको कोई वर्ड याद नहीं है या फिर किसी वर्ड का नहीं पता है इंग्लिश। जैसे आपने मान लीजिए कोई ऐसा फल का लिखा कि आज मैंने सपोज गन्ने का जूस पिया, गन्ने का रस पिया, गन्ने का शरबत पिया। अब आपको सपोज गन्ने का नहीं पता है, ईख की इंग्लिश नहीं पता है, वो शुगर केन होता है सपोज, लेकिन आपको नहीं पता है, तब आप क्या करोगे, इसमें जाओगे हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरीज में आप जाओ और हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी में जाकर देखो कि गन्ने की इंग्लिश क्या होती है, ईख की इंग्लिश क्या होती है, और आपको इस तरह से फिर एक नया वर्ड मिला। फिर उसे भी अपनी वर्ड वाली कॉपी में या जहां पर मैं आप वर्ड्स को कलेक्ट कर रहे हो वहां पर में लिखो और ये भी एक आध 2 4 10 दिन पे पलट पलट करके देखो। इससे बहुत मजा आएगा। कई बार क्या होता है ना, बच्चे भी बोर कर देते हैं आपको, अगर आपको छोटी मोटी इस तरह की चीजों की जानकारी नहीं है। बच्चों की किताबों में क्या होता है, उसमें शरीर के अंग के नाम, फल तथा पौधों के, मसालों के, औषधियों के नाम, प्रशासनिक तंत्र में यूज होने वाले नाम, स्टेशनरी से रिलेटेड कीड़ों के नाम, पक्षियों के नाम, ये सारों का इंग्लिश हिंदी दे रखा होता है। तो आपको वो जाकर के एक बार देख लेना है, वो भी अगर आपके कलेक्शन में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। मतलब लिखने से आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, लिखने से आपका राइटिंग स्किल भी बढ़ेगा, थोड़ा सा आपको कलात्मक तरीके से आर्टिस्टिक वे में लिखना आएगा, फ्रेजेस वगैरह भी यूज करने का इच्छा करेगा, कुछ क्वालिटी वाले वर्ड्स यूज करने की इच्छा करेगी, और जिनका नहीं पता है आप उस डिक्शनरी की हेल्प से वो वर्ड्स भी जानने लगेंगे। यानी थ्रू आउट लिखने से भी आपकी इंग्लिश की डेवलपमेंट होनी एकदम तय है। तीसरी चीज जो है वो है हमारी स्पीक इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में बोलना। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, दैट्स फॉर श्योर, ये तय है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इंग्लिश हमें आती ही नहीं तो हम इंग्लिश कैसे बोले भाई? तो द आंसर इज अगेन वेरी सिंपल, कोशिश करेंगे। शुरू में तो नहीं बोलेंगे, शुरू में हमें क्या करना है, जस्ट कोशिश करनी है, कोशिश करनी है इंग्लिश बोलने की। अभी आप जो भी नेटिव लैंग्वेज बोलते हो, सपोज मैं यहाँ पर मैं बिहार में बैठा हुआ हूँ, भोजपुरी बोलता हूँ मैं, तो अगर आप भोजपुरी बोलते हो तो आप भोजपुरी में इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। अगर आप हिंदी में बोलते हो तो हिंदी में बोलने की कोशिश करो। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, कई एक्टर्स उस तरह की बातें करते हैं कि आपने शोले मूवी देखी होगी जहां धर्मेंद्र कह रहा है कि व्हेन पुलिस कमिंग बुढ़िया जेल जाइंग एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। उसको नहीं पता है, ऐसा थोड़ी है, वो एक्टर ने दिखाया है, वो करके वहां पर दिखाया गया कि कई लोगों की इंग्लिश नहीं होती, वो ऐसे ही बोलते हैं। आप भी ऐसे ही बोलने की कोशिश करो। होगा क्या, थोड़े लोग, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कोई बात नहीं, आप भी हंसो। वो अगर आपके ऊपर हंसते हैं तो आप भी उनके ऊपर हंसो। हंसने से क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, आपके मन का जो डर है, घबराहट है, वो पूरी तरह से निकल जाएगी। और जब निकल जाएगी तो आपको ये करने में मजा आने लगेगा, यानी आपको बोलने में मजा आने लगेगा। और मजा आएगा तो क्या होगा कि जो आपसे रोज हंस रहे हैं आपके ऊपर, वो धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएंगे। और उनको अगर बर्दाश्त नहीं होगा ना, तो वो क्या करेंगे, आपको क्लैरिफाई करेंगे, आपको सुधारेंगे और आपकी गलतियों को रेक्टिफाई करना शुरू करेंगे, आपकी गलतियों को सुधारना शुरू करेंगे। तो छोटी छोटी चीजों को करने से क्या होगा, सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी तो आप बोल्डली बोलेंगे, बोल्डली बोलेंगे तो गलतियों को लोग सुनेंगे, सुन करके आपको हो सकता है टॉन्ट भी करें, ताना मारे या सुधार दें। तो इस तरह से भी आपकी इंग्लिश की इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अच्छा, बोलने से ये भी होगा कि आपको भी पता चलेगा कि कौन से सेंटेंसेस बोलने में मैं फंसता हूं, कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता हूं। बहुत सारी चीजों की समस्या जो है आपकी वो समाधान हो जाएगी अगर आप बोलेंगे तो।
अब डायरेक्ट आप पब्लिक स्पीकिंग तो नहीं कर पाएंगे, सीधे सीधे जाकर के ऑडियंस में खड़े होकर, पब्लिक के बीच में खड़े होकर आप नहीं बोल पाएंगे। तो आप ये तरफी कर सकते हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ। आपके पास मोबाइल फोन है, आप अपना मोबाइल फोन ले लीजिए, रिकॉर्डिंग मोड में लगा दीजिए। रिकॉर्डिंग मोड में लगा करके उसके सामने खड़ा होकर के, जैसे कि वो कोई व्यक्ति है, उसके सामने उल्टी फुल्टी जो भी आपको इंग्लिश आती है वो बोलना शुरू करिए। धीरे धीरे इससे दो फायदे होंगे। पहली बात तो ये कि आपको जो है कैमरे का डर निकल जाएगा। दूसरी बात ये कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पब्लिक स्पीकिंग के लिए, मतलब आप किसी और के सामने भी जाके बोलेंगे तो आपको पता चलेगा। और आपके जो जेस्चर्स है, ये जो हाव भाव है, खड़े रह के कैसे चलते हैं, कैसे वॉक करते हैं, कैसे हमारा हैंड्स वगैरह का मूवमेंट आ रहा है, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ये सब के भी आप मास्टर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आंख से आंख मिलाना आ जाएगा, आई टू आई कॉन्टैक्ट करना आ जाएगा। और अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आपके अंदर वो सबसे जरूरी चीज जो स्पोकन इंग्लिश की है वो है कॉन्फिडेंस, वो चला आएगा। तो तीसरा तरीका आपने करना है, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। फोर्थ जो हमारा तरीका है ना वो ये है हियर इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में सुनना। यू सी नाउ, मान लीजिए कि कोई 3-4 साल का छोटा सा बच्चा है एंड इफ ही स्पीक्स वेरी गुड इन इंग्लिश, अगर वो बहुत धुआंधार अच्छी इंग्लिश बोलता है, जैसे एक मेरा भांजा है, वो 3.5 साल का है, 3 साल का है, एंड ही स्पीक्स वेरी गुड इन इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स वेरी गुड भोजपुरी एज वेल, वो भोजपुरी बहुत अच्छी बोल लेता है, एंड ही स्पीक्स हिंदी एज वेल, वो हिंदी भी बोल लेता है। कई बार मैं उसको कुछ और भी भाषाओं के वर्ड सिखा देता हूँ, जैसे मुझे बांग्ला उड़िया ये दोनों लैंग्वेजेस भी आते हैं, थोड़ा बहुत और लैंग्वेजेस पंजाबी वगैरह भी थोड़ा बहुत आ रखा आता है मेरे को। मैंने बहुत सारे जगहों पर अपनी शिक्षा दीक्षा पाई है, तो बहुत सारे जगहों का मेरे के सभ्यता संस्कृति मैंने ले रखा है, ठीक है। तो मैं कभी कभी ऐसे मजाक मजाक में उसे वो वर्ड्स भी सिखाता हूँ और वो सीखता है। तो आपने भी क्या करना है, जो बच्चों वाली मेथड है वो अपनानी है। आपको पहले सोचना होगा कि बच्चा सीखता कैसे है। कोई 3-4 साल का बच्चा अगर धुआंधार इंग्लिश बोल रहा है तो क्या उसे नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, टेंस, वॉइस, नरेशन इत्यादि इत्यादि चीजें आती होंगी? द आंसर इज नॉट एट ऑल। नामुमकिन है कि किसी छोटे बच्चे को इतनी सारी चीजें आती होंगी, बट येट ही स्पीक्स वेरी गुड इन इंग्लिश। तो कैसे? द आंसर इज अगेन वेरी सिंपल, कि उसके मम्मी पापा इंग्लिश बोलते होंगे, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले इंग्लिश बोलते होंगे। उसने सुना सुनकर नकल किया, सुना सुनकर नकल किया, और उसको धीरे 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 वो चीज बोलनी आ गई। आप भी जरा सोच के देखें कि जिस भी भाषा को आप बोलते हैं, क्या आपने कभी उसका कोई स्पोकन क्लास किया? क्या कभी आपने उसकी कोई वीडियो देखी? क्या कुछ इस पर विशेष ध्यान दिया? लेकिन फिर भी आप उस भाषा को बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। कैसे? सोच कर देखिए। जवाब यही है कि जब आपने जन्म लिया, जिस माहौल में आप रहे, वहां से चीजों को ग्रहण किया, जो सुना उसको मुंह से नकल किया। आपने शायद पहली बार टमाटर सुना और जब भी मुंह से बोला तो टमाटर को मटाटर शायद बोलना शुरू किया, लेकिन मटाटर बोलते बोलते टमाटर बोलना आ गया। पानी को शायद पहली बार मम बोलना शुरू किया, मम बोलते बोलते पानी बोलना आ गया। तो वही आपने करना है, सुनना है, सुनकर मुंह से नकल करना है। अब क्वेश्चन है क्या सुनेंगे? अगेन आंसर वही है कि अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट की कमेंट्री सुनो ना, लेकिन कैसी कमेंट्री? इंग्लिश वाली, ये नहीं कि हिंदी कमेंट्री लगा के रख लिया है। अगर आपको हॉलीवुड मूवीज पसंद है तो हॉलीवुड मूवी देखें, उसमें तो एक फायदा ये है कि नीचे सबटाइटल्स भी लिखा लिखा करके आ रहे होते हैं, मतलब जो वो एक्टर एक्ट्रेसेस के डायलॉग्स होते हैं वो नीचे लिखा करके आ रहे होते हैं। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो वो बोल क्या रहा है और ये लिखा क्या है, इसके ऊपर जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपको समझ में आएगी, स्पेलिंग भी समझ में आएगी, क्योंकि कई बार कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और वो प्रोनाउंस डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो ये सारी चीजों से सामंजस्य बिठाना भी आपको आ जाएगा और धीरे 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 आप सुन करके काफी ज्यादा सीखेंगे, बहुत ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा सुनने से। बस आपको यही करना है, सुनना है, सुन के नकल करना है, सुनना है, सुन के नकल करना है, बिल्कुल बच्चे जैसे काम करनी है और आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, इंग्लिश के ऊपर कमांड हो जाएगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है थिंक इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में सोचना। अब देखिए हमारे साथ क्या होता है, जो हमारे परिवेश के लोग होते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम क्या है कि जो भी चीज वो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो पहले उसको हिंदी में सोचते हैं या अपने नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, जो भी उसका वो होगा वो उसमें सोचेंगे, और सोचने के बाद क्या करेंगे, उसको फ्रेम करेंगे, दिमाग में सेंटेंस बनाएंगे, आइडियोलॉजी उसका क्रिएट करेंगे कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, और उसके बाद जाकर के मुंह से बोलने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने में वो बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, और जहां पर में वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वहां कोई हंस दे, मजाक उड़ा दे और कुछ बोल दे, कोई कमेंट कर ले, तो अंदर डर घबराहट भर जाता है, वैक्यूम भर जाता है, समझ में नहीं आता अब आगे क्या बोले। लेकिन तब क्या हो, जब सीधे आप इंग्लिश में सोचे, सीधे मुंह से बोले, एक समय का आपका बचत हो गया,
3 जो प्रोसेसेस से जा रहे थे, हिंदी में सोचना, ट्रांसलेट करना, फिर इंग्लिश में बोलना, उसमें से एक प्रोसेस खत्म हो गया, आप डायरेक्ट काम करने लगे। तो इस तरह से आपका थिंक इन इंग्लिश करने से इंग्लिश के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पकड़ मौजूद हो जाएगा। ये 4 चीजें तो खैर हैं ही अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपसे शुरू में होगा ही नहीं। आप जब ये करना शुरू करेंगे तो बहुत परेशानी आएगी। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। पहले आपने क्या करना है कि कोई शांत जगह चुन लेना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आंख बंद करिए, ध्यान लगाइए और अपने आप से कहिए, अब से मैं थोड़ी देर के लिए अंग्रेज जो सोचूंगा अंग्रेजी में सोचूंगा, हिंदी में या भोजपुरी में, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो उस लैंग्वेज में मैं नहीं सोचूंगा। आप कोशिश करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि बोलते बोलते मतलब में सोचते सोचते कभी आप तुरंत अपने नेटिव लैंग्वेज पे आ जाएंगे, कभी हिंदी में चले जाएंगे, कभी किसी और लैंग्वेज में चले जाएंगे। शुरू में ये नहीं होगा। इट्स लाइक योगासन, ये योगासन की तरह है जो शुरू में नहीं होगा, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको ये करना आ जाएगा। और जब ये आपको करना आ जाएगा, डायरेक्ट इंग्लिश में सोच के डायरेक्ट मुंह से इंग्लिश में बोलना आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपकी इंग्लिश पर पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और एक चीज और याद रखें कि इन सब में से आपको वर्ड्स भी मिलते जा रहे हैं। हर दिन 2 4 5 10 2 4 5 10 वर्ड्स आपको इन सारे प्रोसेस से भी मिल रहे हैं और वो वर्ड्स भी याद रहने शुरू हो जाएंगे। आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस समझ में आने लगेंगे, इंग्लिश के एक्सेंट, क्योंकि आप सुन भी रहे ना इंग्लिश मूवी वगैरह, तो हो सकता है इंग्लिश के गाने, इंग्लिश के मूवी के एक्सेंट वगैरह सब आपको समझ में आने लग जाए। यानी इन 5 तरीकों से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगी। अब अगर आप इन 5 तरीकों पर सिर्फ ईमानदारी से रोज 5-5 मिनट दें, ये नहीं कि इस पर दिया तो काम खत्म, इसी को किया 4 घंटा इसको किया बाकी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इन 5 चीजों पर अगर आप रोज 5-5 मिनट करके ईमानदारी से दे रहे हैं, तो आप देख लें कि आपको 2 से 2.5 महीना होते होते आपके अंदर इतनी जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ जाएगी कि शायद मुझे लगता है कि आपको किसी तरह की कोई क्लास को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि एक्सपर्ट बनने के लिए तो भाई गुरु चाहिए ही। मैं आपको साफ साफ जो चीजें मैं बताता हूं कि एक्सपर्ट बनने के लिए गुरु तो चाहिए ही चाहिए। जो पीएचडी लोग करते हैं ना, शोधार्थी जो होते हैं, शोध करते किसी विषय पे, तो वो भी पीएचडी जो करते हैं ना, उनका गाइड होता है, उनका कोई गुरु होता है। डॉक्टर भी डॉक्टरी सीखता है ना, तो अपने सीनियर वाले से सीखता है। गुरु तो खैर चाहिए ही, हर जगह गुरु चाहिए ही, लेकिन ये चीजों को आप कर करके मैं आपको गारंटी देता हूं कि काफी हद तक अपने से ही आप अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे। और फिर गुरु तो आपको बनने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई ना, जो भी गलतियां होंगी वो लोग सुधारते चलेंगे, आपको सुधारेंगे। तो आप ही उसको कौतूहलवश जिज्ञासावश चेक करेंगे, गूगल में जाकर डिक्शनरी यूज करके, मोबाइल फोन का यूज करके, तो ग्रेजुअली आपके अंदर धीरे धीरे नॉलेज का भी एनहांसमेंट होना लगेगा। और मुझे लगता है कि 2 से 3 महीना होते होते आपकी इंग्लिश पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। वेल, अब ये तो करके देखने वाली बात है। प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। आप इसे करें, चेक करें और कुछ महीनों के अंदर आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है ये नोटिस करें। अगर अच्छा इंप्रूवमेंट है तो इसका मतलब मेरे बताए हुए तरीके कारगर हैं। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये तरीके आपके लिए कारगर नहीं है। तो आप इन चीज़ों को करके देखें। और अगर आपको कोई खास इश्यूज आती है, कोई परेशानी आती है, आप कोई और टिप्स और हिंट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं उससे कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊं और उस तरह के सजेशंस भी आपको दूं और आपको जितना हो सके मैं ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। आज के लिए मैं सोचूंगा कि इतना काफ़ी है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को अगर आप करें तो इतना काफ़ी है, और इसलिए मैं आज की वीडियो में बस इतना ही छोड़ूंगा। आप इसे प्रैक्टिस करें, कीप प्रैक्टिसिंग and keep learning and keep watching our videos to get more fun and information. With this, I'm signing off today. Meet you in our next video with some new fantastic ideas to improve our English. Thanks for watching. Have a great day.